तो आज हम एक ऐसे लेख पर बात कर रहे हैं जो एक हॉरर फिल्म द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 को बड़े ही नाटकीय ढंग से दिखाता है। हाँ, मतलब एक फिल्मी अंदाज में। बिल्कुल। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचता है जहां मतलब एक शांत शाम, एक आम सी रात और एक घर जो पहली नजर में एकदम सुरक्षित लगे। हाँ, वो भी धोखा दे सकता है। ये लेख इसी आइडिया को सामने रखता है कि सुरक्षा का एहसास कितना कितना नाजुक हो सकता है। जैसे इसमें एक लाइन है, सुरक्षित घर का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सही बात है। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो चलिए इसी नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। देखते हैं कि ये फिल्म के डर और उसके साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में क्या खास बताता है। बिल्कुल। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां चैप्टर 1 खत्म हुई थी। मतलब ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेंजर्स चले गए हैं। लेकिन यही तो ट्विस्ट है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, एक नया शांत शहर, एक नया शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी शुरू करने की सोच रहे हैं। और फिर रात होती है, दरवाजे पर दस्तक। और वही सवाल, वो परेशान करने वाला सवाल, क्या तुम्हारा घर पर है? इस लेख के हिसाब से स्ट्रेंजर्स लौट आए हैं। और इस बार बहुत और भी बड़ी लगती है। हाँ, और यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस लेख के मुताबिक इस बार खतरा सिर्फ एक घर तक ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नकाब पहने अजनबी, वो अब पूरे शहर को अपना शिकारगाह बना चुके हैं। पूरे शहर को? पूरे शहर को। लेख इस बात पर जोर देता है कि उनका कोई मकसद नहीं है, कोई रंजिश नहीं, सिर्फ एक चीज है, आतंक। सिर्फ आतंक? जैसा कि इसमें एक शब्द में कहा गया है, टेरर। उनका बस एक ही नियम लगता है, किसी को नहीं छोड़ना। और ये बिना मकसद की हिंसा, ये डर को शायद और गहरा बना देती है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि इससे बचे कैसे। इसका कोई लॉजिक नहीं है। सही बात है। और जिस तरह से ये लेख लिखा गया है वो भी माहौल बनाता है। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाला खुद उस डर को महसूस कर रहा हो। हाँ, वो नाटकीयता साफ झलकती है। शब्दों में वो तनाव है। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उस एहसास को, उस दहशत को उभारने की कोशिश है। जैसे कोई चेतावनी हो। हाँ, एक तरह से कि देखो, जानी पहचानी चीजें भी कितनी आसानी से खतरनाक बन सकती हैं। इस लेख में एक खास सीन का जिक्र है जो वो तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। कौन सा वाला? सोचिए, वो जोड़ा अपनी कार में भाग रहा है, सड़कें एकदम सुनसान, सिर्फ हवा की आवाज और दिल की तेज धड़कन। और फिर अचानक सामने एक रोड ब्लॉक, और वहां वही नकाबपोश अजनबी खड़े इंतजार कर रहे हैं। ओह। लेख इसे गूज बम्स वाला पल कहता है। यहाँ बात सिर्फ डरने की नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भागने का डर नहीं है, ये पूरी तरह से फंस जाने का, घिर जाने का डर है। हाँ, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल। ये सीन दिखाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, या कम से कम वो स्ट्रेंजर्स यही महसूस कराना चाहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक शिकंजा है जैसा लेख कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये पल शायद देखने वालों को भी किरदारों जैसी ही बेबसी महसूस कराता होगा, डर का दायरा जैसे कसता जा रहा हो। और ये दायरा सिर्फ बाहर की दुनिया तक नहीं रहता, अंदर तक पहुंचता है। सही कहा। और लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि चैप्टर 2 में डर सिर्फ मतलब बंद कमरे का खौफ नहीं है। अच्छा। ये उस एहसास का डर है कि कोई तुम्हें लगातार देख रहा है। जैसे खिड़की के पास से गुजरो और महसूस हो कि नकाब के पीछे से कोई घूर रहा है, या रात के अंधेरे में कोई परछाई हिले जहां कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत डरावना है। इस लेख के अनुसार यही मनोवैज्ञानिक पहलू है जो डर को कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। ये वो खौफ है जो आपके जहन में घर कर जाता है, पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, ये अनजानापन, ये शक कि कोई देख रहा है, ये शायद सीधे हमले से भी ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इस लेख का जोर इसी मनोवैज्ञानिक तनाव पर है। मानो फिल्म का मकसद सिर्फ चौंकाना नहीं, बल्कि देखने वालों के मन में एक स्थायी बेचैनी पैदा करना है। सही। और एक और महत्वपूर्ण पहलू जो ये विश्लेषण उजागर करता है इस चैप्टर में, स्ट्रेंजर्स और भी ज्यादा अप्रत्याशित है। अनप्रेडिक्टेबल। मतलब उनके हमलों का कोई पैटर्न नहीं। हाँ, उनके हमले यूं तो बेतरतीब लगते हैं, लेकिन इस लेख की माने तो उनका एक गहरा मकसद है, शिकार को तोड़ना। तोड़ना कैसे? और तोड़ने का तरीका भी बताया गया है, पहले दिमागी तौर पर, फिर भावनात्मक रूप से, और आखिर में शारीरिक रूप से। लेख में लिखा है, पहले दिमाग, फिर दिल और फिर जान। बाप रे, पहले दिमाग, फिर दिल और फिर जान। हाँ, ये दिखाता है कि आतंक सिर्फ जिस्मानी चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये मानसिक यंत्रणा देना भी है। कोई पैटर्न ना होने की वजह से बचाव करना लगभग नामुमकिन सा लगता होगा। बिल्कुल।
यही तो उनकी रणनीति लगती है। ये पहले दिमाग, फिर दिल और फिर जान वाली तरकीब, ये वाकई सहरन पैदा करती है। जिस तरह से ये लेख इसे पेश करता है, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेंजर्स शिकार के साथ कोई भयानक खेल खेल रहे हों, उन्हें धीरे धीरे परत दर परत तोड़ रहे हों। हाँ, ये सिर्फ जान लेना नहीं है, ये इंसान के हौसले को, उसकी उम्मीद को पूरी तरह से कुचल देना है। ये तो बहुत भयानक है। निश्चित रूप से। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर्स की असली ताकत उनकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा उनकी मनोवैज्ञानिक चालों में है। हाँ, ये समझ आता है। वो जानते हैं कि अनिश्चितता और बेतरतीबी डर को कैसे कई गुना बढ़ा देती है। जब पता ना हो कि अगला वार कब और कहां से होगा, तो हर साया, हर आहट दुश्मन लगने लगती है। एग्जैक्टली। ये लेख इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध को पकड़ने की कोशिश करता है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में ये विश्लेषण बताता है कि ये जोड़े और स्ट्रेंजर्स के बीच का अंतिम निर्णायक टकराव है। खून, डर और जिंदा रहने की जद्दोजहद की इंतहा। वो आखिरी लड़ाई। लेख कहता है कि ये पल दर्शकों को सीट से बांधे रखता है और एक गहरी छाप छोड़ जाता है। और फिर सवाल अधूरा छोड़ दिया जाता है। हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल, क्या जोड़ा बच पाएगा या स्ट्रेंजर्स अपना चैप्टर पूरा करेंगे? और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख इस क्लाइमैक्स को सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस की तरह नहीं देखता। अच्छा, किस तरह देखता है? वो इसे कहानी के मूल तत्व यानी जिंदा रहने की जद्दोजहद और चरम निराशा के बीच की लड़ाई के शिखर के रूप में प्रस्तुत करता है। और सवाल को अधूरा छोड़कर ये वर्णन उसी अनिश्चितता को बनाए रखता है। क्या आतंक कभी वाकई खत्म होता है या हमेशा साए की तरह पीछे लगा रहता है? शायद यही सवाल सबसे ज्यादा डरावना है कि अगर कोई बच भी जाए तो क्या वो उस अनुभव के असर से कभी पूरी तरह उभर पाएगा? सही कहा। लेख का अंत भी कुछ इसी तरह की बेचैनी की तरफ इशारा करता है। और ये हमें वापस उसी विचार पे ले आता है जिसे ये लेख एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहता है। हाँ, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट वाला एंगल। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये सोचने पे मजबूर करता है कि डर असल में है क्या। बिल्कुल। इस लेख के नजरिए से असली डर शायद वही है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो कभी हमारे साथ नहीं होगा। और जब वो अनजाना बेनाम डर दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या कोई दरवाजा खोलेगा? ये बात सीधे तौर पर लेख की शुरुआती पंक्ति से जुड़ती है कि सुरक्षा का एहसास कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण वाला नजरिया काफी सटीक लगता है। जैसे ये लेख पूछ रहा हो कि अगर ऐसी स्थिति किसी के सामने आए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो लड़ेगा, छिपेगा, या डर के आगे हथियार डाल देगा? ये फिल्म को महज मनोरंजन से आगे ले जाकर एक व्यक्तिगत सवाल बना देता है ना? बिल्कुल। और ये सवाल सीधे तौर पर लेख के शुरुआती बिंदु से जुड़ता है। सुरक्षित घर का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। हाँ, वो जगह जिसे हम महफूज मानते हैं, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा शहर, कितनी जल्दी एक भयानक जाल में बदल सकती है। ये लेख हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा की भावना अक्सर बाहरी हालात पर कितनी निर्भर करती है। और जब वो हालात बदलते हैं तो हमारा मनोविज्ञान कैसे प्रतिक्रिया करता है, हमारा सामना डर की किस शक्ल से होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने पर हमने समझा कि द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 की कहानी, जैसा कि इस लेख में चित्रित है, डर के कई रूपों को सामने लाती है। बिना मकसद का आतंक, लगातार देखे जाने का खौफ, मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश, और सुरक्षा के भ्रम का टूटना। और ये सब कुछ एक बेहद नाटकीय, एक तरह से कहें तो फिल्मी अंदाज में पेश किया गया है। हाँ, और वो फिल्मी अंदाज इन तत्वों को शायद और ज्यादा प्रभावी बनाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि उस डर के माहौल को, उस तनाव को महसूस कराने की एक कोशिश है। सही। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब डर बिना किसी स्पष्ट कारण या मकसद के सामने आता है तो उसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। ये सोचने वाली बात है। और आज की दुनिया में जहां अनजाने खतरों का एहसास कई बार बना रहता है, ये हमारे मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, ये कुछ ऐसा है जिस पर इस लेख को पढ़ने या सुनने वाला शायद आगे और विचार करना चाहेगा।